सब्सक्राइबर हो गए हैं। धीरे धीरे आप सपोर्ट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और देखिए बहुत मज़ेदार वीडियो बनने वाला है। आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं होने वाली है। मैं पढ़ाई में कमी नहीं करता, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता। मेरा काम है आपको बेहतर एजुकेशन देना। तो देखिए चैप्टर 5 राजनीति के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी। क्या होता है डीपीएसपी? तो देखिए भैया, डीपीएसपी हमारे संविधान में दो तरीके के मौलिक अधिकार मिले हैं। एक तो कहा जाता है कि एक हमारा फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार है 12 से 35 के बीच में, और दूसरा डीपीएसपी है और ये है 36 से लेकर 51 के बीच में। दो तरीके के मौलिक अधिकार दिया गया है। अब दो तरीके के मौलिक अधिकार क्यों दिया गया है, तो थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। देखिए, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संवैधानिक सभा में, यह बहस चली कि भैया हमें देना है तीन न्याय। कौन कौन सा? तो पहला न्याय जो है वो राजनीतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो जो पॉलिटिकल न्याय दिया गया वो हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के कौन सी 12 से 35 के बीच में, और ये इन्फोर्सेबल इन कोर्ट है। मतलब यदि इसका, अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यदि इसका वायलेशन हो रहा है, कोई आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। दूसरा चीज़ें है, जो दूसरा हमें मिला है वो मिला है हमें डीपीएसपी के रूप में दोस्तों, डीपीएसपी। और इसमें हमें मिलता है सामाजिक, एस से लिख दिया हूँ, और दूसरा आर्थिक न्याय। ये दो तरीके का न्याय हमको मिलता है। अब देखिए, सामाजिक और आर्थिक न्याय इन्फोर्सेबल इन कोर्ट नहीं है। मतलब यदि इसका राज्य लागू नहीं करता तो आप नहीं जा सकते हैं कोर्ट में, और इसके पीछे कुछ कारण है। और कारण क्या है कि यदि इसको भी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट बनाया जाए तो देखो भैया, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय दिलाना एक दिन की बात नहीं है, लंबा समय लगता है। आर्थिक न्याय दिलाने के लिए भारत भी मजबूत होना चाहिए, भारत के पास भी पैसे होना चाहिए, और यदि ऐसा होता है तभी आर्थिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय भी, समाज को बदलना इतना आसान नहीं होता, धीरे धीरे बदलाव होता है। इसीलिए डीपीएसपी को इन्फोर्सेबल इन कोर्ट नहीं बनाया गया, और यही इसके पीछे का सोच है। तो देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होता क्या है, डीपीएसपी होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के लिए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखिए भैया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गणना संविधान के चौथा में की गई है। मतलब कोई पूछेगा कि कहाँ है, कौन सा भाग में है, तो चौथा भाग में है। आगे देखिए, यदि इसके बारे में बात करें तो संविधान निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरिश संविधान से उधार लिया था, जिसने इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया था। कहने का मतलब यह है कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग देश से हमारे लिया गया है, उधार बोलते हैं लेकिन उधार नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा उधार नहीं है। ये हमने कंसेप्ट को लिया है वर्ल्ड से, अलग अलग देशों के संविधान से, और अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। तो ये उधार बोलना थोड़ा सा गलत बात हो जाती है। हमने किसी से संविधान में उधार नहीं लिया है। एक तरीके से ये उधार नहीं, हमने कंसेप्ट लिया है, और कंसेप्ट तो किसी एक का नहीं होता है दोस्तों। तो संविधान निर्माताओं ने इस विचार को 1937 के आयरिश संविधान से उधार लिया था,
जिसने इसे स्पेनिश संविधान से कॉपी किया गया था। कहने का मतलब है हमने किससे लिया है, तो हमने लिया है आयरिश से, और आयरिश किसने लिया था, तो स्पेन से। कहने का मतलब है कि सब एक दूसरे से ले रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस सिद्धांत को भारतीय संविधान का नवीन विशेषताएं के रूप में वर्णित किया है। देखो भाई, बहुत शानदार चीज़ है डीपीएसपी, आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा क्या चीज़ें हैं। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है हमारे डीपीएसपी के बारे में। वैसे ही ग्रैनविल ऑस्टिन ने निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार को संविधान की चेतना के रूप में वर्णन किया है। दोस्तों, ये ग्रैनविल ने कहा है कि भैया ये हमारे जो संविधान है इसका चेतना है, इसका आत्मा है। अब निदेशक सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, डीपीएसपी का विशेषताएं क्या है, ये हम देखेंगे। क्या है विशेषताएं, तो पहला विशेषता तो ये है कि ये राज्य के लिए संवैधानिक निर्देश है। कहने का मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये स्टेट के लिए ड्यूटी है। दोस्तों, स्टेट के लिए ड्यूटी है, कर्तव्य है, और वही हमारे लिए द सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए क्या है ये, तो ये सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए फंडामेंटल राइट है डीपीएसपी। अब देखिए, वाक्यांश राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य की नीतियां बनाने और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो यह राज्य के लिए ड्यूटी है, और कैसा ड्यूटी है कि राज्य कोई भी नीतियां बनाए, कोई भी कानून बनाए तो इस बात पर ध्यान दे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कह क्या रहा है, उसके आधार है ये। इसीलिए बनाया गया है कि भैया राज्य समझे, सरकार समझे कि हमें किस तरह से कानून बनाना होना, किस तरह से पॉलिसी बनाना होगा, और ऐसा पॉलिसी जो सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करे। यही मकसद है डीपीएसपी का। ये विधायी और कार्यकारी प्रशासनिक मामले में राज्य के लिए संवैधानिक निर्देश है। कहने का मतलब कि जब भी कार्यकारी अपने प्रशासन करे या विधायकी कानून बनाए तो इसके लिए निर्देश जारी करता है डीपीएसपी। आगे देखिए, अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 5 चौथा में राज्य शब्द का अर्थ वही है जो मौलिक अधिकार से संबंधित भाग 3 में है। कहने का मतलब है कि देखो, राज्य की परिभाषा, द स्टेट की परिभाषा राज्य 2 जगह पे बताया गया है। दोस्तों, आपसे कोई पूछेगा कि राज्य कहाँ कहाँ है तो आप बोलेंगे एक तो 12 आर्टिकल में है और दूसरा है 36 में। ये कौन सा राज्य है, तो बार बार मैं बताता हूँ कि ये भैया ये नहीं आपको बतानी है कि ये भौगोलिक राज्य है, ये वो राज्य है जो कि प्रतिनिधित्व करता है, ये वो राज्य है जिसको पार्टी बनाया जा सकता है कोर्ट में, और ये राज्य है जो आपके मौलिक अधिकार का संरक्षण करने का शक्ति दिया गया है। दोस्तों, तो अनुच्छेद 36 के अनुसार ये कहता है कि भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मौलिक अधिकार से संबंधित भाग 3 में है। कहने का मतलब है कि जो 12 में जो अर्थ बताया गया है वही अर्थ जो है, एक्सप्लेनेशन जो है वो 36 में किया गया है। 12 और 36 एक ही जैसे है। 12 ये कहता है कि राज्य का मतलब क्या है, हमारा संसद, उसके मेंबर, असेंबली, उसके मेंबर, लोकल गवर्नमेंट, और राज्य जिस पर प्रशासन वित्तीय सहायता करे वो राज्य के अंतर्गत आता है। और वही मतलब अनुच्छेद 36 में जो डीपीएसपी के लिए राज्य डिफाइन किया गया है उसका भी मकसद सेम है, सेम। आगे देखिए, आगे देखिए, ये है पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर। इसीलिए इसमें केंद्र और राज्य सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण और देश के अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है। मैंने यही बताया दोस्तों
यही आपको बताया, यही बताया कि इसमें केंद्र और राज्य सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग से लेकर लोकल गवर्नमेंट, ये सारे के सारे राज्य के अधीन है। आगे देखिए और संदार आने वाला है। अब जो ये डीपीएसपी लिया गया है, एक्चुअल में ये भारत सरकार अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 में, उसके साधन के समान डॉक्यूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वहाँ से लिया गया है। निर्देशक सिद्धांत 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लेखित निर्देश के साधन से मिलते जुलते हैं, जो 1935 में हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था। वही इंस्ट्रक्शन के आधार पर हमने डीपीएसपी का निर्माण किया। कहाँ से लिया गया? तो सर ये इरिस से लिया गया। और इरिस ने कहाँ से लिया? तो सर ये स्पेन से लिया था। आगे देखिए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के शब्दों में निर्देशक सिद्धांत के उपकरण की तरह है, जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत के उपनिवेशों के गवर्नर को जारी किया गया था। मतलब कहने का मतलब भैया, इसका सेम मकसद वही है जो कि 1935 के अधिनियम में भारत सरकार उस समय जो गठित हुआ था, उसके उस समय जो ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल हुआ करते थे और जितने भी प्रांतों में गवर्नर हुआ करते थे, उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन, जो गाइडलाइन जारी किया गया था, उसी के आधार पे डीपीएसपी का निर्माण हमारे मॉडर्न आधुनिक संविधान में लिया गया है, दिया गया है। आगे देखिए, जिसे निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है, वह निर्देशकों के उपकरण ही दूसरा नाम है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो विधायिका और कार्यपालिका के लिए निर्देश है। समझ में आया? अब देखिए, हमारा जो डीपीएसपी है, ये हमें क्या बताता है भाई? क्या चीज़ें देता है? क्या ज़रूरत है इसका? तो इसकी ज़रूरत क्या है, ये चीज़ें बताया गया है हमारा संविधान में। और ये बताया गया है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कैसे सरकार एक बेहतर समाज और बेहतर पॉलिसी बनाए और बेहतर प्रशासन करे, इसको ध्यान में रखकर इसलिए इसका निर्माण किया गया है कि आप जो भी पॉलिसी बनाएं, जो भी प्रशासन आप सोचते हैं, वो न्याय पर आधारित होना चाहिए। और वो न्याय कैसा कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। यही इसका मकसद है। क्या मकसद है? तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इसका मकसद है भाई। आगे देखिए, उनका उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के उच्च आदर्शों को साकार करना है। वही बात है, न्याय भी देना है, साथ में हमें ये देखना है कि ये स्वतंत्रता, समानता मतलब अनुच्छेद 14 की बात कर रहा है और ब्रदरहुड की बात कर रहा है भाई। भाईचारा हमारा बना रहे, ऐसे समाज का निर्माण हो, उच्च आदर्श का निर्माण हो, ये डीपीएसपी का मेन मकसद है। आगे देखिए, आगे क्या कहता है? यह एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतीक है, न कि पुलिस की, जो औपनिवेशिक युग के दौरान अस्तित्व में था। संक्षेप में, वह देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिए। ये क्या कहता है कि डीपीएसपी का मेन मकसद क्या है? एक आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का निर्माण करना ही डीपीएसपी का मकसद है। आगे चौथा कंसेप्ट क्या कह रहा है कि ये प्रकृति में गैर न्याय संगत है। मैंने बताया ही कि दो तरीके के मौलिक अधिकार दिया गया है। एक इन्फोर्सेबल इन कोर्ट है, कहने का मतलब है यदि उसका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और वही डीपीएसपी, आप इसका वायलेशन या लागू होना ना होने पर आप का अधिकार ये नहीं बनता कि आप न्यायालय में जाए।
इसीलिए ये प्रकृति में, नेचर में क्या है, न्याय संगत है, मतलब नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट है भैया। निदेशक सिद्धांत प्रकृति में न्याय संगत है, अर्थात इनके उल्लंघन के लिए न्यायालय द्वारा कानूनी रूप में लागू नहीं किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि सरकार से ज़बरदस्ती आप इसे लागू नहीं करा सकते हैं। इसकी अवधारणा, इसका सिद्धांत इस बात पर आधारित है। आगे देखिए, इसलिए इन्हें लागू करने के लिए सरकार, केंद्र, राज्य और स्थानीय को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इसके लागू करने के लिए आप केंद्र सरकार पर या राज्य सरकार पर चिल्ला चिल्ला के नहीं कह सकते हैं कि आप डीपीएसपी को लागू करो, लेकिन अनुच्छेद 36 ये कहता है इट इज़ द फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ये प्राकृत में ही मौलिक है। इसका मतलब इसको लागू तो होना ही है। कब लागू होना है तो समय बताएगा, समय के अनुसार इसको लागू करना पड़ेगा। फिर भी संविधान 37 कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है। मैंने यही कहा था कि अनुच्छेद 37 से कहता है कि ये इट इज़ द फंडामेंटल इन गवर्नेंस, ये सिद्धांत में ही मौलिक है, ये प्रशासन में मौलिक है। कानून बनाने में इस सिद्धांत लागू करना राज्य का कर्तव्य है। कहने का मतलब है कि सरकार कानून बनाए तो इस बात को ध्यान रख कर बनाए। क्या ध्यान रख कर बनाए कि भैया हमारा कानून जो है वो न्याय संगत होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। आगे देखिए, 5वां, कानून के संवैधानिकता को जांच करने में मदद करता है। निदेशक सिद्धांत हालांकि प्रकृति में गैर न्याय संगत है, अदालतों को कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण करने में मदद करता है। भाई यही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार फैसला सुनाया कि किसी भी कानून को का निर्धारण करते समय यदि कोई अदालत पाती है कि विचाराधीन कानून एक निदेशक सिद्धांत को प्रभावी बनाना चाहता है तो वह ऐसे कानून को अनुच्छेद के संबंध में उचित मान सकता है। कहने का मतलब है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था, और क्या फैसला था कि भैया यदि कोई भी कानून बनाया जाए और उस कानून पर डीपीएसपी के सिद्धांत मौजूद है तो आप इस बात से न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि आपके अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है। ये इतना शानदार है और इस प्रकार ऐसे कानून को असंवैधानिकता से बचाते हैं। निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। अब देखते हैं कि निदेशक सिद्धांत का वर्गीकरण कैसे किया गया है। संविधान में निदेशक सिद्धांत का कई वर्गीकरण नहीं है, ऐसे संविधान में कहीं नहीं किया गया है। काफ़ी लोग इसको वर्गीकरण करते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, जैसे लक्ष्मीकांत ने भी वर्गीकरण किया है। इस विचारधारा पे, उसकी कंसेप्ट पे, उसके सिद्धांत पे इसकी वर्गीकरण किया गया है। तो कैसे किया गया है तो मेनली 3 चीज़ों पे वर्गीकरण किया गया है, और 3 चीज़ें क्या है तो सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, 3 प्रकार से डीपीएसपी को वर्गीकरण किया है। सोशलिज्म पे, गांधीयम पे और इंटेलेक्चुअल, जो लिबरल इंटेलेक्चुअल है, इसके आधार पे निदेशक सिद्धांत को विभाजन, डिवाइड किया गया है। क्या कहता है ये तो देखो भैया, क्यों ये अलग अलग जितने भी हमारे डीपीएसपी है वो इन्हीं पे आधारित है। अब सामाजिक सिद्धांत क्या है तो ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को दर्शाता है। भाई साहब, ये समाजवाद का मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, लेकिन भारत अपना मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को नहीं मानता, ये खुद का उसका समाजवाद है। एक भारत में एक अलग तरीके से समाजवाद चलता है जो राज्य प्रोवाइड करता है समाजवाद को। तो भैया ये सिद्धांत समाजवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं। उन्होंने एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार की जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना और कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त करना था। कहने का मतलब है कि भैया बनाने वाले
जिन्होंने बनाया, क्या बनाया, ये संविधान बनाया, उसका मेन मकसद था कि एक लोकतांत्रिक समाजवाद राज्य का निर्माण किया जाए, साथ में सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान किया जाए। इसीलिए समाजवादी सिद्धांत को भी डाला गया। ये राज्य के निर्देश देता है, क्या देता है, कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा प्राप्त सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, स्थिति, सुविधाएं, अवसरों में असमानताओं को कम करना, जो अनुच्छेद 38 में लिखा गया है। 38 क्या कहता है, तो आपको याद करके रखना है कि अनुच्छेद 38 जो है समाजवाद की परिकल्पना करता है। ये डीपीएसपी का भाग है जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, लोगों की भलाई करता है। दूसरा, सभी नागरिकों के लिए आजीविका प्राप्त साधन का अधिकार, आम भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण। कहने का मतलब है जिसके पास धन नहीं है भाई, उसको धन प्रोवाइड किया जाए। सबका विकास एक जैसा होना चाहिए, इसमें इक्वालिटी होना चाहिए, कोई भी गरीबी रेखा से ना हो। धन और उत्पादन के साधनों में संकेंद्रण की रोकना, पुरुष और महिलाओं के लिए समान काम का समान वेतन। देखो भैया, ये घ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कहता है कि पुरुष और महिलाओं में इक्वालिटी होना चाहिए, पुरुष और महिलाओं का सेम पैसा मिलना चाहिए। यदि वो काम कर रहे हैं तो वेतन उनका सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं तो औरत जान के कम पैसा दे दो। जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ सार्वजनिक और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण। कहने का मतलब है कि ये लेबर और जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड है, उनका स्वास्थ्य का भी देखभाल करता है। बच्चों का स्वस्थ विकास का अवसर जो अनुच्छेद 39 में है, वो भी आपका समाजवाद का सिद्धांत है, परिकल्पना है। कौन कौन सा, तो 38 हुआ और 39 हुआ। आगे देखिए, आगे क्या कहता है भाई, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबी को मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना। कहने का मतलब है कि समान न्याय, वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ तो भाई आप पैसे दे दे के थक जाओगे। तो इसके हिसाब से 39A में कहा गया है कि सबको लीगल राइट होना चाहिए। यदि वो गरीब है तो उसका मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाए। जैसे कि गरीबों पे अत्याचार हो रहा है या गरीब के लिए न्याय, जस्टिस अच्छी तरह देना है, तो ये राज्य का हक बनता है कि उसके लिए मुफ्त कानूनी सहायता दे। जैसे कि लॉयर, वकीलों को रखना, पैसे नहीं है तो सरकार वकील रखे, न्याय तब मिलेगा। आगे देखिए, काम करने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। 41 कहता है कि भैया सबका, बेरोजगार हो, ओल्ड एज के लोग हो, जो बीमारी से है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, सबकी सहायता करने का। देखो कितना अच्छा अवधारणा है, कितने अच्छा सिद्धांत है कि सबके लिए बात करता है, सबकी क्वालिटी की बात करता है। डीपीएसपी काम की उचित और मानवीय परिस्थिति और मातृत्व की राहत के लिए प्रावधान करना। 42 ये कहता है कि भैया औरतों के लिए भी सबके मानवीय रूप में देखा जाए, सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और एक सभ्य जीवन स्तर को सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 43 ये सबके लिए है दोस्तों, ये सबके लिए है। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार। जैसे 47 जीवन निर्वाह, मजदूर न्यूनतम
दूरी से भिन्न है, क्योंकि इसमें न केवल भोजन, कपड़े, आश्रय की जरूरत शामिल है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की जरूरत भी है। कहने का मतलब है कि 47 ये कहता है कि भैया खाली जो 3 काम हैं, 3 काम कौन कौन सा, तो भोजन, कपड़ा और मकान के अलावा अच्छा शिक्षा और स्वास्थ्य भी देना पड़ेगा, स्वास्थ्य भी देना पड़ेगा। वही अगला देखिए, गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत क्या कहता है, तो ये सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत विचारधारा पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा प्रस्तावित पुनर्निर्माण की कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुछ डीपीएसपी का सिद्धांत है, और वो डीपीएसपी का सिद्धांत किसके ऊपर है भाई, कुछ डीपीएसपी का सिद्धांत किसके ऊपर है, तो गांधीवादी सिद्धांत। और गांधीवादी सिद्धांत क्या कहता है कि वे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए उनके कुछ विचार को निर्देशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था। तो गांधीवादी सिद्धांत भी है जो गांधी जी सोचते थे, और गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसा राज्य बने, उसके विचार को भी लाया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो उन्होंने कहा था कि ग्राम पंचायतों को संगठित करना, उसे शासन इकाई के रूप में कार्य करने की सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना। 40 सिंपल सी बात है जो हमें पंचायती राज दिया। उन्होंने कहा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण जरूरी है और शक्तियाँ ग्राम पंचायत तक जाना चाहिए। ये गांधी जी का सिद्धांत था और इसको लागू भी किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, मतलब छोटे छोटे इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना। ये राज्य का काम है कि भैया छोटे छोटे उद्योग को भी बढ़ाया जाए। आगे देखिए, सहकार समिति के स्वैच्छिक गठन, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव, ये लोकतंत्र और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ाता है। और सहकारी समितियों का मेन काम है कि एक लोकतांत्रिक नियंत्रण को बना के रखता है, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना। अनुच्छेद 46, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय दवाओं के सेवन पर रोक लगाना। कहने का मतलब गांधी जी नहीं चाहते थे कि लोग दारू, नशीले पदार्थ पिए, तो उन पे भी रोक लगाना चाहिए। और उसी के आधार पे गुजरात में और बिहार में क्या कर दिया गया, प्रतिबंध, दारू पे प्रतिबंध कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये गांधी फिलोसफी थी, गांधी सिद्धांत पर आधारित था। और ये डीपीएसपी में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है कि भैया हेल्थ के इशू पे हानिकारक जो चीज़ें हैं, जैसे नशीले पेय का मतलब दारू, शराब, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं किया जा सकता है। और सरकार चाहे तो इस पर उचित प्रतिबंध कर सकती है। और इसी के चलते गुजरात और बिहार में नशेड़ियों दारू बंद हुआ था। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका मौलिक अधिकार है, हम तो पिएंगे ही पिएंगे, क्योंकि डीपीएसपी ये कहता है कि आपको पीने नहीं देंगे, क्योंकि गांधी जी की फिलोसफी था कि पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इस पर राज्य प्रतिबंधित कर सकता है। भैया इसको डीपीएसपी में लगाया गया। गाय, बछड़े और दुधारू माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर रोक लगाना और उसकी नस्लों के सुधार करना, मतलब आपके गाय के भी प्रोटेक्शन। भाई देख लो, कोई कहता है आज के समय में कि गाय की प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट का यही काम है, गाय की प्रोटेक्शन कर रही है। भैया ये डीपीएसपी में लिखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है कि गाय को बचाओ, गाय की प्रोटेक्शन ये राज्य का ड्यूटी है, कर्तव्य है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है उदार बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल की बात करता है। और ये क्या है, इस श्रेणी में शामिल सिद्धांत उदारवाद की विचारधारा को प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि एक राज्य को मॉडर्न स्टेट कैसे बनाया जाए, आधुनिक भारत का निर्माण कैसे जाए। तो हमारी सोच उस समय देखो कितना बढ़िया था कि भैया हमें हर चीज़ को देखना होगा, हमारा देश कैसे बेहतर हो, उस पे लोगों पे काम और
अच्छे अच्छे चीज़ों पे जो मॉडर्न युग में होने वाला है उस पर ध्यान होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अनुच्छेद 44 कहता है कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक सुनिश्चित करना है भैया। ये कहता है, सिविल कोड की बात करता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। देखो भैया, डीपीएसपी है तो ये कभी ना कभी लागू होगा ही, भले आपका ये इन्फोर्सेबल इन कोर्ट नहीं है। राज्य चाहे तो इसको लगा सकता है। सबका समान रूप से अधिकार है कि सबका कानून सेम होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? तो डीपीएसपी कह रहा है। सबका एक जैसा कानून होना चाहिए। 6 वर्षों की आयु पूरा करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन के देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। तो भाई राइट टू एजुकेशन यहीं से कानून बना था, और यही एक ऐसा चीज़ है कि आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार में भी शामिल है, डीपीएसपी में भी शामिल है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी शामिल है। 45 तो पहले डीपीएसपी में था, बाकी कर्तव्य और फंडामेंटल राइट जो जोड़ा गया। 21 ए में राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया। तो 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को फ्री में प्राइमरी शिक्षा देने का राज्य का ये कर्तव्य बनता है। कृषि और पशुपालन के आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर विस्तृत करना। भैया कृषि को आधुनिक बनाया जाए, ये नहीं कि ट्रेडिशनल पूरी तरह। तो ये भी राज्य का है कि भैया राज्य क्या करे, आधुनिक बनाए कृषि को, पशुपालन को आधुनिक बनाए। आगे देखिए, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करना। देखो भैया, पर्यावरण की भी बातें किया गया है लिबरल इंटेलेक्चुअल में। कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के स्मारक स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व को घोषित किया जाए। तो मोनुमेंटल जितने भी पुराने चीज़ें हैं उसकी रक्षा करना, उसका देखभाल करना, ये भी राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये 50 बहुत महत्वपूर्ण है। और यही कहता है द सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। शक्तियाँ का मतलब न्यायालय को अपनी न्यायालय की शक्तियाँ, कार्यपालिका की अपनी शक्तियाँ और जुडिशरी की अपनी शक्तियाँ। वहीं 51 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच में उचित समाजजनक संबंध बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय कानून, शादी दायित्व के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारा। अब देखो भैया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मनाना मतलब बेहतर हो, इंटरनेशनल रिलेशन बेहतर हो, और ये कर्तव्य है किसका? तो ये कर्तव्य है राज्य का। 51 ये राज्य को शक्ति प्रदान करता है। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या कहता है? कुछ सिद्धांत नए हैं, जैसे बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना 39 में, समान न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों के मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना 39A, उद्योग में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सही कदम, पर्यावरण की रक्षा सुधार करने, पर्यावरण का 48A, आय स्थिति सुविधाएं अवसरों में असमानताओं को कम करना, सबका समान रूप से सैलरी होना चाहिए, 6 वर्ष की आयु में पूरे करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना और सहकारी समिति बनाना। ये नई चीज़ें हैं, नई सिद्धांत है। आगे देखिए, निदेशक सिद्धांत के पीछे राज्य नीति अनुमोदन के निदेशक सिद्धांत। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने सिफारिश की कि किसी व्यक्ति के अधिकार को 2 श्रेणी में विभाजित किया जाए, न्याय संगत और गैर न्याय संगत। मैंने पहले ही बता दिया कि भैया यही बताया गया था कि 2 तरीके का मौलिक अधिकार दिया जाए, एक इन्फोर्सेबल इन कोर्ट हो और दूसरा नॉन इन्फोर्सेबल इन कोर्ट हो, जो कि डीपीएसपी के रूप में है। आगे, यद्यपि निदेशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं, संविधान ये स्पष्ट करता है कि सिद्धांत देश के शासन में, लेकिन यही है कि 37 से कहता है कि फंडामेंटल इन गवर्नेंस है। ये आपको समझ में आना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने निदेशक सिद्धांत और गैर न्याय संगत बना दिया। देश के पास इन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन नहीं थे और विशाल विविधता की मौजूदगी और पिछड़ापन इनकी राह बनी। कहने का मतलब है कि भैया कारण क्या था कि इनको
कोर्ट में जाने के लिए नहीं बनाया गया, तो उसका कारण था कि उस समय आर्थिक स्थिति भारत की ऐसी नहीं थी कि आर्थिक न्याय दिया जाए। नियोजित स्वतंत्र भारतीय राज्य अपनी कई व्यस्तताओं के साथ बोझ के नीचे कुचला जा सकता है जब तक कि आदेश समय, स्थान और पूर्ति का तरीका तय करने के लिए स्वतंत्र न हो। इसलिए संविधान निर्माताओं ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए इन सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए परहेज किया, और इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया अभी इसको क्या नहीं बनाया जाए, अभी इसको इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ना बनाया जाए। वे इन सिद्धांतों की पूर्ति के लिए अंतिम मंजूरी के रूप में अदालती प्रतिक्रिया के बजाय जागृत जनमत में अधिक विश्वास करते थे। इस प्रकार कहने का मतलब वही है भैया, ये अब देखो कुछ लोगों ने इसके बारे में गलत बातें करी है कि क्या है, तो टी शाह ने कहा है कि भैया ये ऐसा है बैंक में चेक की तरह कि भैया जाए लेकिन पैसा निकलेगा ही नहीं। नसरुद्दीन ने तर्क दिया है कि सिद्धांत का नए साल में संकल्प से बेहतर नहीं है जो 2 जनवरी को टूट गया। अब इसके भाई आलोचक भी है। टी कृष्णमाचारी ने निर्देशक को भावनाओं का एक वास्तविक कूड़ेदान के रूप में वर्णित किया है भाई। सी वेलर ने इसने लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है, और सर आइवर ने सोचा कि केवल पवित्र, मतलब कहने का मतलब है कि सब ने अपनी कुछ इसके भाई कुछ तो लोग इसके विपरीत भी होंगे, तो आपको याद करके रखना है। टी कृष्णमाचारी, सर आइवर, तो ये लोग थे जो सिद्धांत को अभी भी सही नहीं मानते हैं ये लोग। एन श्रीनिवासन के अनुसार निर्देशों को न तो उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है न तार्किक रूप से व्यवस्थित किया गया है। एन श्रीनिवासन कहते हैं कि निर्देशक के सिद्धांत को उचित तरह से इसको डिवीजन नहीं किया गया है और तार्किक भी नहीं है घोषणा में। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि क्या कहते हैं इसके बारे में। सर आइवर जनसन के अनुसार निर्देश 19वीं सदी में इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है, और आइवर कहते हैं कि भैया ये तो बहुत पुराना मामला है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में हुआ करता था, अब लाने की क्या ज़रूरत है। भैया इनको नहीं समझ में आएगा। सिडनी वेब और ये लोग थोड़ा सा इसके, तो ये सब चीज़ें हैं भाई। कुछ लोग और क्या कहते हैं कि सांथनम ने बताया, अब ये महत्वपूर्ण है, बताया कि निर्देशक सिद्धांत संघर्ष की ओर लेकर जाता है। ये कहते हैं कि सांथनम ये कहते हैं कि ये भैया ये कन्फ्लिक्ट पैदा करता है, जैसे केंद्र और राज्य के बीच में, दूसरा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में, ये क्या करता है कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। उनके अनुसार केंद्र और सिद्धांतों के संबंध में राज्यों को निर्देश दे सकता है, अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ये कह रहे हैं, इनका ये है कि भैया ये केंद्र सरकार ऐसा भी कर सकता है, कहे कि भैया इसको पालन करो, और यदि पालन करने की स्थिति में नहीं हो तो क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, तो तुम्हारा बर्बाद। या इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री संसद द्वारा कोई विधेयक पारित करवाता है तो राष्ट्रपति इस आधार पर विधेयक को आविष्कार कर सकता है कि सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक है, इसलिए मंत्रालय पास का कोई अधिकार नहीं। कहने का मतलब है कि कुछ लोगों को मानना है कि भैया जो डीपीएसपी है ये कन्फ्लिक्ट पैदा करता है, जैसे कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार से ये कह सकता है कि भैया डीपीएसपी को फॉलो करो, और यदि उन्होंने करने से मना कर दिया तो इसको बर्खास्त कर। वैसे ही राष्ट्रपति कोई विधेयक ऐसा पारित हुआ जो कि संसद द्वारा, और राष्ट्रपति को लगता है कि भैया डीपीएसपी के अनुसार आपने काम नहीं किया, तो वो भी क्या कर सकता है, तो भैया बर्खास्त कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। तो ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे लोगों को मानना है कि ये कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी यही संवैधानिक टकराव हो सकता है। सेम बात है कि कुछ लोगों को मानना है कि ये टकराव पैदा करेगा। उपरोक्त आलोचना और कमियों के मौजूद निर्देश सिद्धांत का अनावश्यक उपांग नहीं है। देखो भैया लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ें बोला कि ठीक है ये कन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, लेकिन ये मॉडर्न स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, शासन के लिए। अब देखो
अब भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश क्या कह रहे हैं कि उनका मानना है कि यदि इस सिद्धांत को पूरी तरह से लागू की जाए तो हमारा देश वास्तव में पृथ्वी पर स्वर्ग होगा। तो देखो, कुछ लोगों को ये भी कहना है कि यदि पूरा डीपीएसपी को लागू करो तो हमारा देश जो क्या होगा वो स्वर्ग की तरह हो जाएगा, और ऐसा चीज़ें दिया भी गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन लोगों को छोड़ दिया जाए। अब देखिए, बहुत सारे चीज़ें हैं, ये लोगों का अपनी अपनी राय है, उन रायों को छोड़ के आगे देखते हैं जो काम की चीज़ें हैं। काम की चीज़ें ये है कि भैया मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच का संघर्ष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है और डीपीएसपी है, इसके बीच का संघर्ष जो हुआ था इतिहास में, उसको देखते हैं। एक और मौलिक अधिकारों को न्यायोचितता और निर्देशक सिद्धांत को गैर न्याय संगतता, और दूसरी ओर निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए राज्य की नैतिक दायित्व संविधान के प्रारंभ से ही दोनों के बीच संघर्ष का कारण बना हुआ है। कहने का मतलब है कि देखो भैया, दो फंडामेंटल राइट है, एक तो मौलिक अधिकार है जो कि आपके उसके ना होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे, एक है कि आपको उसको ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हैं, और यही कारण जन्म देता है संघर्ष का। किसका संघर्ष का? तो भैया इन दोनों के बीच में, मतलब सीधे सीधे बोले तो ऐसे कि ये संघर्ष पैदा करता है, और किसका? तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में बहुत सारे केस स्टडी है, और बहुत सारे केस स्टडी ने क्या क्या बोला है, तो इसको देखते हैं। एक केस था, और ये केस था कब का? तो चंपकम दोरिजन मामले 1951 का। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच में किसी भी संघर्ष की स्थिति में पूर्व ही मान्य होगा। तो देखो, दोनों के बीच में ये कहा गया है, चंपक दोरिराजन मामले 1951 में ये कहा गया था कि यदि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार की बात कराया जाए और दोनों में देखा जाए कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, सबसे सुप्रीम कौन है, और दोनों में यदि टकराव पैदा होगा तो किसका मान्य होगा, तो 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि देखो भाई, मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, सुप्रीम है। 1951 की बात है, मतलब डीपीएसपी से बड़ा कौन है? मौलिक अधिकार है। आगे देखो, इसने घोषणा की कि निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकार के अनुरूप होना चाहिए और सहायक के रूप में चलना चाहिए, लेकिन यह भी माना कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर संशोधित किया जा सकता है। कहानी वही है कि भैया कि अब मौलिक अधिकार का भी संशोधन हो सकता है। आगे देखिए, संसद ने कुछ निर्देशों को लागू करने के पहला संशोधन। अब इसी के रूप में बहुत सारे ऐसे डीपीएसपी को लागू करने के लिए, मौलिक सिद्धांत को लागू करने के लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी को लागू करने के लिए बहुत सारे संविधान में कानून बनाया गया था। अब देखो, जो पहला ही संशोधन था, कानून था, वही खतरनाक था। फिर चौथा संशोधन बनाया गया, 17वां बनाया गया, फिर गोलकनाथ केस आया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, और ये सारे के सारे कन्फ्लिक्ट पैदा किया, जो हमने पिछली वीडियो में बता रखे हैं और बहुत अच्छी तरह बता रखे हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन या कम नहीं कर सकती जो प्रकृति में पवित्र है, का मतलब न्याययोग है, मूल है, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर, कहने का मतलब है ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत सिद्धांत की। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में न्यायालय ने माना कि निर्देशक सिद्धांत के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि भैया कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं, पहले बोला था। लेकिन 24वां संशोधन में ये बोला, क्या बोला भाई, 24वां संशोधन जो हुआ उसमें
घोषणा की कि संसद के पास संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को कम या करने या छीनने की शक्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया कि भैया आप डीपीएसपी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन 24वें संशोधन में संसद ने यह बता दिया कि भैया कोई भी चीज संशोधन के लिए है, कोई भी चीज। जो हमने बताया था केशवानंद भारती केस में अनुच्छेद 13 को वापस जाके ध्यान से देखना, पूरा कहानी बताया है कि क्या लड़ाई थी, क्या उसकी पृष्ठभूमि थी और कैसे लड़ाई चला बहुत सालों तक। 1951 से लेकर 1973 तक ये लड़ाई जाके 1973 में ख़त्म हुई, जहां पर मूलभूत सिद्धांत का संरचना आया। 24वें संशोधन अधिनियम से निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। मौलिक अधिकार सहित संविधान किसी भी भाग में संशोधन करने की संसद की शक्ति को पुष्टि की गई। राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। 24वां संशोधन था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आया 25वां संशोधन, और इसने तो कहानी ही बना दी। 25वें संशोधन में 31C भी शामिल किया गया। भाई 25वां संशोधन ने बहुत ज़्यादा लफड़ा किया था और उसमें 31C लागू किया गया। और 31C क्या कहता है? यही 31C है अनुच्छेद आर्टिकल 31, जो कि डीपीएसपी को बड़ा बना देता है। और वो क्या कह रहा है कि जब भी राज्य को 39 और बी के निर्देशक सिद्धांत को लागू करने की बात आएगी तो आप इस बात पर न्यायालय में नहीं जा सकते कि आपका अनुच्छेद 14 और 19 का वायलेशन हो रहा है। सिंपल सी बात है। 25वें संशोधन में बहुत ही बेजोड़ संशोधन हुआ, जिसमें 31C को जोड़ा गया, जो 31C हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और उसमें कहा गया कि जो डीपीएसपी के 39B और C है उसको लागू करना है, तो आप इस बात पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। बनाए गए ऐसे कानून को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21C को उपयुक्त दूसरा प्रावधान को इस आधार पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमान्य घोषित कर दिया। न्यायिक समीक्षा संविधान का एक बुनियादी विशेषता है और इसलिए हटाया नहीं जा सकता। लेकिन आज के समय में क्या है, चीज़ें आपको जानना है तो आप ये समझ लो कि अनुच्छेद 21 के उपयुक्त पहला प्रावधान जो है वो आज भी लगा हुआ है, जो 31C में हमने डिस्कस किया। और वो कहता है कि 42वां संशोधन 1976 में 31C के उपयुक्त पहले प्रावधान के दायरे को उसके संरक्षण में किसी भी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए किसी भी कानून को शामिल करके बढ़ाए, न केवल अनुच्छेद B और C में। कहने का मतलब है कि कहा जाता है कि अनुच्छेद 31C आता है तो आपके मौलिक अधिकार के 14 और 19 चला जाता है। दूसरे शब्द में 42वां संशोधन का अनुच्छेद 24 और 19 में द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार पर निर्देशक सिद्धांत की कानूनी प्रधानता और सर्वोच्चता को स्थिति प्रदान की। कहने का मतलब है कि कोई आपसे पूछे कि कहीं एक ऐसा जगह है कहाँ जहाँ पर आपके डीपीएसपी वो मौलिक अधिकार से सर्वोच्च हो जाता है, तो आप कहेंगे जी सर एक जगह है। और वो जगह कौन सा है? तो जब भी 31C को लागू करेंगे उसमें ये कहा गया है कि 39 और B को लागू करते समय आप इस बात पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन आगे चल के मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक अमान्य घोषित कर दिया गया था। इसका अर्थ है कि निर्देशक सिद्धांत एक बार फिर मौलिक अधिकार के अधीन पर कर दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 39B से में निशिष्ट निर्देशक सिद्धांत का अधीन स्वीकार किया गया। दो भाग था, एक भाग को हटा दिया गया 31C के, लेकिन एक भाग आज भी है। और वो क्या है? तो ये वाला, ये कहता है कि जब भी 39 और B और C को लागू करना है तो भैया ये शक्ति पावरफुल हो जाता है डीपीएसपी। मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांत के बीच संतुलन का आधारशिला पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भैया
मौलिक अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक है, एक जैसे ही है। एक को दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। मतलब कहने का है कि राज्य को कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करना चाहिए। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में एक को देखकर दूसरे का कानून बनाना चाहिए। ये है 1980 का। वे मिलकर सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता को मूल बनाते हैं। वे रथ के दो पहिए की तरह है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दोनों क्या है, एक रथ के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। इसलिए ये दोनों को लागू करना चाहिए। राज्य को निर्देशक सिद्धांत द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को मौलिक अधिकार द्वारा प्रदान किए साधनों को निरस्त किए बिना प्राप्त करना होगा। सिंपल सी बात है। इसलिए वर्तमान स्थिति यह है कि मौलिक अधिकारों को निर्देशक सिद्धांतों पर सर्वोच्चता प्राप्त है। कहने का मतलब है कि आज की परिस्थिति में यदि कोई पूछे कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे नो डाउट मौलिक अधिकार है, लेकिन ये दोनों एक रथ के पहिए हैं, एक दूसरे के बिना अधूरा है। कहने का मतलब ये दोनों मियाँ बीबी हैं। मियाँ बीबी ना हो एक साथ तो जीवन बर्बाद है, ख़त्म है। इसका मतलब ये नहीं कि निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है। संसद निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जब तक कि संशोधन संविधान की मूल संरचना को नुकसान या नष्ट नहीं करता हो। कहने का मतलब है कि आज की परिस्थिति ये है कि सरकार जैसे चाहे कानून बना सकती है, लेकिन ये बात ध्यान में रखना होगा राज्य को, सरकार को, कि कानून ऐसा ना बनाए जो कि आपके मौलिक अधिकार के मूलभूत सिद्धांत, किसी भी मूलभूत सिद्धांत की छेड़खानी ना हो रहा हो, उसको ख़त्म नहीं किया जा रहा हो। ऐसा कानून बनाना संसद का अधिकार है। मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत के बीच अंतर क्या है? दोनों के बीच का अंतर यदि कोई आपसे पूछ ले कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में अंतर क्या है, तो भैया एक है नकारात्मक, क्योंकि राज्य को कुछ चीज़ करने से रोकता है, और न्याय योग है, अर्थात इसका उल्लंघन की स्थिति में उन्हें अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। तो आप कहेंगे कि मौलिक अधिकार नकारात्मक रूप में है और ये न्याय योग है, क्योंकि उसका उल्लंघन होगा तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। नकारात्मक और सकारात्मक से मतलब क्या है, पहले भाइयों ये समझ लो। नकारात्मक का मतलब होता है कि यदि राज्य को अपने शक्ति से बाहर काम करने से रोकता है तो इसको नकारात्मक के रूप में देखा जाता है, और यदि राज्य को उसके शक्ति से बाहर निकल के काम करने दिया जाता है, बाउंड्री को उसके तोड़ा जाता है, तो वो सकारात्मक हो जाता है। इनका लक्ष्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। तो कोई बोले कि मौलिक अधिकार का क्या है, तो राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, वह व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देता है। इनके कार्यान्वयन के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं, ये स्वचालित रूप से लागू होता है। सिंपल सी बात है। ये भी आप कह सकते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके लिए मौलिक अधिकार के लिए कोई कानून की ज़रूरत नहीं है, मौलिक अधिकार अपने आप ही लागू होता है। अदालत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाले कानूनों को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने के लिए बाध्य है। सिंपल सी बात है कि आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकार के मूलभूत सिद्धांत को ठोस पहुंचा रहा हो। यदि ऐसा आप करते हैं तो वो शून्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा वो कानून। वही निर्देशक सिद्धांत के बारे में क्या है, तो भाई ये सकारात्मक है। ये क्या है? सकारात्मक है। राज्य क्या कर सकता है कि इसका अपने बाउंड्री से निकलकर इस पर काम कर सकता है, कानून बना सकता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या है कि गैर न्याय संगत है, मतलब इन्फोर्सेबल इन कोर्ट नहीं है। यदि इसका उल्लंघन होता है तो अदालत में आप दौड़ते दौड़ते नहीं जा सकते और ये कहोगे कि हमारा डीपीएसपी का उल्लंघन हो रहा है, कार्रवाई किया जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं करेगा। उनका लक्ष्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसका क्या
मेन उद्देश्य है डीपीएसपी का कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किया जाए। इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है। ये समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देता है। तो डीपीएसपी का मेन काम क्या है कि समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देना। इसलिए समाजवादी है, उनके अदालतें किसी भी निर्देशित सिद्धांत का उल्लंघन करने वाली कानून को असंवैधानिक और अमान्य घोषित नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है भैया कि यदि कोई भी कानून डीपीएसपी से बनता है तो सरकार ये नहीं कह सकता है कि आपके डीपीएसपी का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपके दोनों में डिफरेंस है। कहने का मतलब सिंपल सी है कि इतना चीज़ें आप समझ जाएंगे कि क्या होता है मौलिक अधिकार और क्या होता है डीपीएसपी।